इस वीडियो को देखने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मैंने बेरुखी से जवाब दिया। वीरा के होंठों पर शरारत अमेज मुस्कुराहट ओढ़ कर आई और उसने कहा, ये क्यों नहीं कहते कि तुम मेजर बख्शी के खौफ की वजह से बाहर नहीं जाना चाहते? इसके लिए तुम ओमान जा चुके हो। वो तुम्हें शहर में देख लेगा तो तुम्हारे लिए संगीन मसाइल खड़े कर देगा। मेरी खोपड़ी बंद ना गई। तुम मेरी हर बात में मनफी पहलू तलाश करने में लगी रहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरे साथ चलो और नया घर तलाश करो। उसने डटाई से मुतालबा किया। ये मामूली सा काम तुम सुल्तान शाह के साथ मिलकर भी कर सकती हो, मैंने जल कर कहा। सुल्तान शाह गाउजी है, हो सकता है कि तुम्हें फिर कोई नादरा मिल जाए और हमारा काम आसान हो जाए। वीरा इस वक्त मुझे चिढ़ाने पर तुली हुई थी। शहर में हर तरफ खाली मकानों का एक जंगल बिखरा हुआ है। जाओ और बात तय कर लो। इस बार हमें क्लिफ्टन और शहर के मरकजी इलाकों से दूर निकल जाना चाहिए। गजाला ने बढ़ती हुई तलखी के पेश नज़र गुफ्तगू में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हमारे बेशतर दुश्मन क्लिफ्टन, डिफेंस और सोसाइटीज के इलाकों में फैले हुए हैं और हम भी इन ही एतराफ में रहते आए हैं। उससे के बावजूद मैं गजाला की दूर अंदेशी को सराहे बगैर नहीं रह सका। मैं तुमसे 100% मुत्तफिक हूँ। इलाके की तब्दीली अब नागुज़ीर हो गई। मेरा ख्याल है कि गुलशन इकबाल का इलाका मौजू रहेगा। मेरी तायद पर सुल्तान शाह बोला। वीरा ने अपनी जहर अफशानी से जो तलखी पैदा की थी वो ज़रा सी देर में तहरील हो गई और गजाला की तजवीज़ के मुख्तलिफ पहलू ज़ेर बहस आते चले गए। मैं खुद भी मकान की तलाश की मुहिम में शरीक होकर कोई मुनासिब जगह मुंतखब करने का ख्वाहा था, मगर वीरा की जिद में मैंने शिरकत से इनकार कर दिया था। माहौल बेहतर हुआ तो मैं इन तीनों के साथ चलने पर आमादा हो गया। गुलशन इकबाल कराची की एक बारोनक और मुतवस्सित आबादी है जहाँ शहरी सहूलतों के अहवाल मुतवव्विल इलाकों से बेहतर नहीं तो बदतर भी नहीं है। मुझे फिक्र सिर्फ ये थी कि वहाँ कोई मुकम्मल आरास्ता मकान किराए पर मिल सके ताकि हम गैर ज़रूरी खरीदारियों से बच सकें। इससे पहले भी हमारे पास नादरा का सजा सजाया और कुशादा फ्लैट था जहाँ हम खाना बदोशों की तरह सिर्फ अपना राशन लेकर बैठ गए थे और आड़े वक्त में मकान को मुकफ्फिल करके वहाँ से निकल भागे थे। ये जिम्मेदारी अव्वल खान की थी कि हमारा छोड़ा हुआ फ्लैट किसी के नाजायज़ तसर्रुफ में आए बगैर नादरा की तहवील में चला जाए, जो इन दिनों हमारे राब्ते में नहीं थी। हम ट्रक रोड स्टेशन से दाहिनी तरफ मुड़कर जरा सी देर में राशिद मिनहास रोड पर आ गए। वो गुलशन इकबाल तक रसाई का सबसे बेहतर और मुख्तसर रास्ता है। अगर हमें आज ही कोई मुनासिब मकान मिल गया तो क्या होगा? रास्ते में सुल्तान शाह ने पूछा। कोना क्या है, रात को रुस्तम को फोन करने के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा और सुबह हम अपने नए ठिकाने पर मुंतकिल हो जाएंगे। वीरा के पास जवाब तैयार था। पहले एस्टेट एजेंसी पर मैं औरतों को गाड़ी में छोड़कर सुल्तान शाह के साथ अंदर गया तो गहरे दफ्तर में मुतअद्दद मेज़ों के पीछे नुमाइंदे मौजूद थे। 2 मेज़ों पर खरीदार या किराएदार नक्शों और कागजात में उलझे हुए थे। पहली मेज़ पर पुरतपाक के इस्तकबाल के बाद हमें अंदरूनी हिस्से में एक नौजवान की मेज़ तक पहुंचा दिया गया। वो नौजवान मुहज़्ज़ब और खुश इखलाक होने के साथ चर्ब ज़ुबान भी था। हमारी ज़रूरियात के बारे में चंद अहम सवाल करने के बाद उसने एक ज़ख़ीम रजिस्टर खोला और उसकी वर्करदानी में मसरूफ़ हो गया। दफ्तर एयर कंडीशनड था। मैंने तंबाकू नोशी की ममानत का कोई स्टिकर देखने के लिए सर उठाया तो कई अफराद सिगरेट नोशी में मसरूफ़ नजर आए और मैंने भी बेतकल्लुफ़ी से सिगरेट सुलगा ली। रजिस्टर की वर्करदानी में मसरूफ़ नौजवान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और अपनी मेज़ की दराज से एस्ट्रे निकाल कर मेरे सामने रख दी। वर्क पलटते वक्त वो कहीं कहीं रुक कर मायूसाना अंदाज में सर हिलाता और आगे बढ़ता चला जाता। इसका इन्हिमाक का दौरानियत तवील होने लगा तो मैंने उसे टोक दिया। अगर फ़िलहाल कोई मकान दस्तियाब नहीं तो मैं बाद में फ़ोन कर लूँगा, मेरी फैमिली बाहर मौजूद है। ओह, वो खुशामदाना अंदाज में हंसा। बाहर गर्मी है, फैमिली को भी अंदर बुला ले। दरअसल फ्लैट और मकान तो बहुत से हैं, मैं आपके मायार का कोई उम्दा सिंगल यूनिट देख रहा हूँ। मैं दिल ही दिल में उसकी चर्ब जुबानी पर हंसा। मैंने किसी मायार का मुतालबा किए बगैर उससे 3 कमरों के किसी सजे सजाए मकान की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैंने कहा, मेरे पास वक्त कम है, ये लीजिए। उसने रजिस्टर अपनी गोद से उठाकर मेज़ पर रख दिया। इत्तिफाक से ये 2 मकान मिल गए। उसने रजिस्टर में लिखी हुई तफसील पढ़कर दोहरानी शुरू कर दी। मेरी तवज्जो सहूलतों से ज़्यादा इलाके पर मरकूज थी। हमें सर छुपाने के लिए एक ऐसी जगह दरकार थी जो महफूज और पुरसकून इलाके में वाक़ हो। पास सोने के लिए चंद बिस्तर और रोज़मर्रा ज़रूरतों के लिए चंद बुनियादी अशिया मौजूद हो। मैं पहले भी मकान की तलाश के सबर आजमा मराहिल से गुजर चुका था।
اور مجھے اندازہ تھا کہ زیادہ چھان بین کی صورت میں وقت کی بربادی اور زحمت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کہیں کرایہ دار کو مکان پسند نہیں آتا، اسے مکان پسند آتا ہے تو مالک مکان کو کرایہ دار پسند نہیں آتا۔ اس ایجنسی میں بھی اچھی بات یہ تھی کہ اس لڑکے نے صرف میری مطلوبہ ضروریات دریافت کی تھیں، میرے ماضی کو خریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسٹیٹ ایجنٹ کو معاوضے کے طور پر 1 ماہ کا کرایہ دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ مالک مکان کے بہت سے ناپسندیدہ سوالات کو ایجنٹ خود سنبھال لیتا ہے۔ کرایہ دار کو اپنے پیچھے مکان کی تبدیلی کے اسباب اور ایسے دوسرے نکات کی وضاحت نہیں کرنی پڑتی۔ ان میں سے 3 خوابگاہوں کا ایک مکان نیشنل اسٹیڈیم کے حق میں واقع تھا۔ وہ صاف ستھرا علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ میں نے دوسرے مکان کو مسترد کر کے اس پر انگلی رکھ دی۔ نوجوان ایجنٹ نے موٹر سائیکل پر ہماری رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ تھوڑی دیر کے سفر کے بعد ہم مطلوبہ مکان کے سامنے موجود تھے۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی سب نے میری پسند کی توثیق کر دی۔ مکان میں موجود قالین، پردے، صوفے اور مسہریاں وغیرہ نئی نہیں تھیں، مگر بہت سیدھا بھی نہیں تھی۔ ہماری پسندیدگی بھانپ کر ایجنٹ کھلا پڑ رہا تھا اور اس مکان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ اس نے مروجہ شرائط کے ساتھ مکان کا کرایہ بتایا۔ ویراگو گلشن تو کیا، کراچی کے کسی بھی علاقے کے کرایوں کا اندازہ نہیں تھا، مگر وہ ایک عورت تھی، مول تول کرنا اس کا پیدائشی حق تھا۔ اس نے ہم سے انگریزی میں باتیں کرتے کرتے شستہ اردو میں کرایہ زیادہ ہونے کی شکایت کی تو ایجنٹ بھونچکا رہ گیا۔ اس نے گرامر کی ہر پابندی سے آزاد ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ایک مرتبہ پھر مکان کی تعریفیں کی۔ ویرا نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر ٹو مچ کے 2 لفظ کہے اور ایجنٹ کا دل فوراً پسیج گیا۔ اس نے علاقے میں اونچے کرایوں کا رواج جتاتے ہوئے خاص ویرا کے لیے 1 لخت کرائے میں 2000 کی کمی کر دی۔ میں حیرت سے ویرا کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ 600 گز کے رقبے پر بنا ہوا لاکھوں کی مالیت کا وہ مکان اسلام آباد میں آباد متعین 16ویں گریڈ کے ایک افسر کی ملکیت تھا۔ کرایہ دار کے جملہ اختیارات کے ساتھ اس نے مکان کی چابیاں اسٹیٹ ایجنسی کے مالک کو سونپی ہوئی تھیں، جو اس کا گہرا دوست تھا۔ اس لڑکے نے اپنے مالک کے سامنے کارکردگی دکھانے کے لیے شاید مقررہ کرائے میں 2000 کا اضافہ کر دیا تھا، جو ویرا کے اکلوتے اعتراض پر واپس لے کر اس نے ہم پر احسان کیا تھا۔ سودا مکان کی خریداری کا ہو یا کرایہ داری کا، درمیانی آدمی جہاں بھی موجود ہوتا ہے، دونوں فریقوں کو متعدد زحمتوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ سودے کی مالیت میں بھرپور اضافے کے لیے کوشاں رہتا ہے تاکہ اس کے کمیشن میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ ہمارے معاملے میں اس لڑکے یا اس کے مالک کو ہم سے صرف 2000 روپے زیادہ ملتے، لیکن اس کی کارگزاری کے نتیجے میں ہمیں ایک لمبی مدت کے لیے 2000 روپے ماہانہ کا خسارہ اٹھانا پڑتا۔ اس وقت تک ہمیں ایک خطیر مالی وسیلہ میسر تھا جو گن بورڈ کی فروخت کے نتیجے میں ہمیں ہاتھ لگا تھا۔ اس رقم کا ایک بڑا حصہ ڈالروں کی صورت میں سلمہ کے پاس بطور امانت محفوظ تھا۔ یہ ہماری خوش نصیبی اور ہمارے ملک کی بد نصیبی تھی کہ روپے کی قدر میں کمی کے ساتھ ہمارے ذاتی خزانے کی مالیت میں کئی بار اضافہ ہو چکا تھا۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو ایک روز قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ میں نے جب سے یہ ضرب المثل سنی تھی تو لاشعوری طور پر اخراجات کے سلسلے میں تھوڑا سا محتاط ہو گیا تھا۔ اس پس منظر میں 2000 ماہانہ کی بچت کے لیے ویرا کی کوشش مجھے پسند آئی۔ وہ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں۔ لڑکے نے ہمیں اگلے مہینے کے آغاز سے کرایہ داری کے معاہدے کے آغاز کی دعوت تھی جو میں نے قبول کر لی۔ اسے اگلے روز کاغذات کی تیاری کی ہدایات دے کر میں نے وہیں 5000 روپے نقد تھمائے، اس کے بزنس کارڈ کی پشت پر اس سے رسید لکھوائی اور ہم وہیں سے واپس روانہ ہو گئے۔ بس اتنی سی بات تھی جس کے لیے تم نے تکرار شروع کی تھی۔ واپسی کے سفر میں ویرا نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ یوں لاوارث مکان مل گیا۔ کرائے پر گھر لینا آسان نہیں ہے، دھکے کھا کھا کر طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ سلطان شاہ نے کہا، یہ قدموں کی برکت بھی ہوتی ہے۔ تم اکیلے آ رہے ہوتے تو شاید وہی ہوتا جو تم کہہ رہے ہو۔ مجھے یہ پر فضا اور شور و غل سے محفوظ علاقہ پسند آیا ہے۔ غزالہ نے مسرت سے کہا، کیا ہم یہ مکان خرید نہیں سکتے؟ 10 دفعہ خرید سکتے ہیں، مگر یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ میں نے موڑ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ میری بات غزالہ کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ کراچی میں جائیداد سے بہتر سرمایہ کاری شاید کوئی اور نہیں ہے، اس کے دام بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تمہاری بات درست ہے، مگر ہمارے حالات ابھی ایسی سرمایہ کاری کے لیے سازگار نہیں ہے۔ یہ گھر کسی دشمن کی نظروں میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ گھر کرائے کا ہو تو ہر وقت ٹھکانہ بدلنے کی آزادی میسر رہتی ہے، ورنہ آدمی ایک کھونٹے سے بند کر رہ جاتا ہے۔ ڈینی کا معنی خیز مشورہ سن رہے ہو نا؟ ویرا نے سلطان شاہ کا شانہ ہلا کے پوچھا۔ یہ بات گھر کے ساتھ عورت پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ آدمی شادی کر لے تو زندگی بھر کے لیے اسی کھونٹے سے بنا رہ جاتا ہے۔ شادی سے پہلے یہ گر بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری آزادی پر حیرت ہوتی ہے۔ سلطان شاہ نے اس کی بات اسی پر لوٹا دی۔ ہمارے یہاں مرد اتنے آزاد نہیں ہوتے جتنی تم ہو۔ اب تمہیں اپنا گھر بسا ہی لینا چاہیے۔ ویرا کب چوکنے والی تھی،
फौरन ही बोल पड़ी, तुम राजी हो जाओ तो ये काम अभी रास्ते ही में की लेते हैं। सुल्तान शाह का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने मजबूती से अपने होंठ भींच कर सर झुका लिया। वीरा की बेबाकी उसे यूं ही चुप करा देती थी। गजाला इस मजाक पर दिल खोल कर हंसी थी। रास्ते में मोहम्मद अली हाउसिंग सोसाइटी के एक मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट से लंच करते हुए हम स्टेशन 4 के लिए रवाना हो गए। इस दौरान में मुझे भूल कर भी ये अंदेशा लाहक नहीं हुआ था कि कोई मुझे पहचान लेगा और शायद वीरा भी ऐसी हर तशवीश से आज़ाद थी। हालात ख्वाह कैसे ही हों, इंसान इनका असर अपने मूड और मिजाज के मुताबिक लेता है। खौफ और कनूतियत तारी हो तो ज़रा सा खतरा भी मोहलक महसूस होने लगता है। लाउबालीपन और खुशी का मूड हो तो इंसान जान के हकीकी खतरे को भी खातिर में नहीं लाता। शायद अव्वल खान ने कैंप की चेक पोस्ट को हमारे बारे में हदायत दी हुई थी। हम गाड़ी से उतर कर अंदर बैठने भी ना पाए थे कि अव्वल खान आ पहुंचा। तुम लोग बताए बगैर कहाँ निकल गए थे? उसने आते ही खुश्क लहजा में पूछा। उसकी कुशादा पेशानी पर कई बल पड़े हुए थे। छावनी की ड्राइव पर निकले थे मगर बातों ही बातों में आगे निकलते चले गए। वीरा ने सबकी तर्जुमानी का फर्ज अपने जिम्मा लेकर जवाब दिया। गुलशन इकबाल होकर आए हैं, जाने से पहले इंटरकॉम पर मुझे इतला तो दे सकती थी ना। इतनी देर हो जाने की वजह से मैं फिक्रमंद होने लगा था। उसने नागवारी से कहा, आजकल के हालात में तुम्हें और डैनी को तो शहर का रुख ही नहीं करना चाहिए। सॉरी, मुझसे गलती हुई मगर यह जिम्मेदारी डैनी की थी। इसे हमने अपना बड़ा बनाया हुआ है तो इसे तुमको इतला दे देनी चाहिए थी, या फिर इतनी लंबी ड्राइव पर नहीं जाना चाहिए था। मैं ही नहीं, मेरा स्टाफ भी परेशान था। मुझे गेट से चेक पोस्ट वालों ने 1.5 घंटे बाद बताया कि तुम सब बाहर निकले हुए और वापस नहीं आए। मेरी मुआजरत के बाद यह जिक्र खत्म हो जाना चाहिए। वीरा ने उसे मगरबी वतीरा याद दिलाया। मैंने महसूस किया कि वीरा उसे बातों में उलझा कर मकान की तलाश का किस्सा गोल करने के चक्कर में थी। अव्वल खान को बाद में इस वाक़े का इल्म होता तो हम सबसे नाराज हो सकता था। वैसे भी हम लोग आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। मैंने गला साफ करके धीरे से कहा, दरअसल एक बहस शुरू हो गई थी। नहीं डैनी, ये कोई जवाज नहीं है। तुम बहुत जिम्मेदार आदमी हो, तुम्हें क्या हो गया था? दोनों औरतों का ख्याल था कि किराए का मकान मिलना बहुत आसान है। मैंने दिखाना चाहता था कि मतलब का घर ढूंढना बच्चों का खेल नहीं है, और इस बहस में तुम्हें वापसी का ख्याल नहीं रहा। अव्वल खान ने खफगी से मेरी बात काट दी। मैं मानता हूं कि औरतें यहाँ की सख्त जिंदगी से बेजार हैं। इन्हें चारपाइयों पर सोना पड़ रहा है, बाथरूम कमरों से दूर हैं, शब रोज में उकताहट की हद तक यकसानियत है। ये दोनों ऐसी बेकैफ और रूकी पीकी जिंदगी की आदी नहीं है। मगर तुम्हारी अकल को क्या हो गया था? अव्वल खान के आखिरी सवाल पर वीरा की हंसी छूट गई और वो बेसाख्ता दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकलती चली गई। गजाला ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी हुई थी। क्या हो रहा है? अव्वल खान ने फिजा में अपने दोनों हाथ घुमा के गुस्से से कहा, क्या मैंने कोई लतीफा सुनाया था जो वीरा यूं हंसती हुई भागी है? आराम से बैठो, मैंने उसका बाजू खींचते हुए कहा। गुस्से से इस वक्त तुम्हारा चेहरा चकंदर हो रहा है। आईना देख लो तो तुम खुद कहका लगाने पर मजबूर हो जाओगे। वो बाजू छुड़ाने की कोशिश करता हुआ कुर्सी पर बैठ के और बोला, तुम जरूर कोई बात मुझसे छुपा रहे हो। सच से बताओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं वही बता रहा था लेकिन तुम बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। हमारी बहस, मुझे बहस में उलझाने की कोशिश मत करो, सीधी तरह असल बात बताओ। ये असल बात ही है, हमें किराए का मकान मिल गया। कोई तमहीद मानने के बजाय मैंने उसकी बार बार की कता कलामी पर झल्लाकर बात नहायत मुख्तसर कर दी। हाँ ही, मकान मिल गया? हैरत से उसका मुंह खुला और फिर खुला ही रह गया। हाँ, मैंने तेजी से कहा। मैं इनका दिमाग दुरुस्त करने के लिए एक एस्टेट एजेंसी पर ले गया था और इत्तेफाक से पहला मकान इस सबको पसंद आ गया। हमें एडवांस दे आए हैं। ओह, तो तुम इतनी देर से यह बात बतानी चाह रहे थे। उसके असाब एकदम नरम पड़ गए। चंद सानियों के सकूत के बाद वो भारी आवाज में बोला, आई एम सॉरी डैनी, मेरा ख्याल था कि तुम चारों को यहाँ रोके रख कर मैं तुम्हारे साथ भलाई कर रहा हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैंने तुम सबको बेजारी की ऐसी सरहदों पर पुंजा दिया है कि तुम मुझसे चोरी चोरी मकान की तलाश में निकल खड़े हो गए। उसका गुस्सा उदासी में ढलते ही मेरा दिल शेर हो गया और मैंने बेखौफी से कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मकान के बंदोबस्त का गुलगुला तुम्हारे सामने भी उठ चुका है। बातें होती थी, उसने मजरू और मुजमाहिल लहजे में इकरार किया, मगर मैंने कभी भी मसले की शिद्दत का अंदाजा नहीं लगाया था। तुम सब ने यहाँ वाकई बहुत कड़ा वक्त गुजारा है, अब अहमकाना बातें मत करो, मैंने शफकत से उसे डांटा। हमारी दुश्वारियां इतनी नहीं थी, तब को यह एहसास था कि हमारी वजह से तुम घन चक्कर बन कर रह गए हो। हमारी फिक्र में तुम्हारे काम का खर्च होता है, तुम्हारे बीवी बच्चे पिशावर में पड़े हुए और तुम हमारी वजह से जबरदस्ती की तन्हाई झील रहे हो। तुम्हारी गैर हाजिरी में हम ये बातें करते रहते थे। खजाला ने हैरत से मेरी तरफ देखा और मैं खुद भी अपनी हीला जोइयों पर मुतअज्जब रह गया। इस बारे में कोई बात न होने के बावजूद मुझे हर वक्त खासे मजबूत बहाने सूझ रहे थे। तुम्हें हमेशा यहाँ नहीं रहना था, एक ना एक दिन जाना ही था। अच्छा हुआ कि तुम सबने अपनी पसंद का घर ढूंढ लिया। बस मुझे उम्र भर ये कल्क रहेगा कि इस इंतखाब में मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं था।
पूरी सूरत-ए-हाल वाज़ेह होने के साथ साथ अव्वल खान की उदासी गहरी होती जा रही थी। तुम फिर बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि यह बंदोबस्त मजाक मजाक में हुआ है। वैसे भी क्लिफ्टन वाला फ्लैट मैंने खुद ढूंढा था। उस वक्त तुम्हें यह बात बुरी नहीं लगी थी। मैंने उसके सर पर सवार होकर मुलामत की। उस वक्त तुम मेरे मेहमान नहीं थे, आज तुम मेरे मेहमान थे। उसकी उदासी दूर ना हो सकी। ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। अभी हमने सिर्फ 5,000 रुपए दिए हैं। हम उम्र भर यहीं रहेंगे। हम मर जाएंगे तो तुम इसी मैदान में हमारी कब्रें बनाकर इनके मुजावर बन जाना। हमें कोई एतराज नहीं होगा। तुम्हारी खुशी हमें अपने हर आराम बल्कि जानू से ज्यादा अजीज है। वो जज्बाती आदमी था, मेरे इस जज्बाती वार को ना सह सका। डुडुबाई हुई आंखों के साथ अचानक कुर्सी से उठा और बालियाना अंदाज में मुझे अपने सीने से लिपटा लिया। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे और मुझे तुम्हारे कंधे नसीब करे। परुंदी हुई आवाज में दुआ गो था। मैं तुम्हारा बदख्वाह नहीं हूं। तुम जब चाहो कि मैं खुद तुम्हें नए घर में पहुंचाऊंगा। वो बहुत कठिन और नाजुक मरहला था जो अपनी तमाम तर जज्बातियत के बावजूद मेरी दानिश में आराम से गुजर गया। मैंने उसकी पुश्त पर चंद जोरदार थपकियां दी और तबीयत का उबाल खत्म होने पर वो चंद लम्हों बाद दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। उसकी दोनों आंखें भीग चुकी थी। गजाला जो जरा सी देर पहले उसकी बातों पर अपनी हंसी रोक रही थी, उस मंजर की ताब न ला सकी और दुपट्टे में मुंह छुपाकर खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। आइंदा अपने मरने की बात मुंह से ना निकालना। वो आंसू साफ करते हुए रूठे रूठे अंदाज में बोला, मेरा कलेजा छिल जाता है। ये तुम्हारे दुश्मनों की बद्दुआएं हैं। इन्हें अपनी आरजू मत बनाया करो। तुम भी उखड़ी उखड़ी बातें ना किया करो। दुनिया से कटकर हम चंद ही तो एक दूसरे के हम दर्द रह गए हैं। हमने आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया तो हमें कौन पनाह देगा। बाहर की दुनिया में हर तरफ हमारे दुश्मन ही दुश्मन फैले हुए हैं, जिनकी एक निशानी तुम्हारे गार्ड रूम में बंद है। मेरी जुबान से मूसा का हवाला सुनते ही वो जैसे हड़बड़ाकर होश में आते बोला, रुस्तम बहुत पहुंच वाला आदमी है। पुलिस ने बहुत आला सतह पर यह छानबीन शुरू कर दी है कि पिछली रात कैंट स्टेशन के करीब किस एजेंसी ने कार्रवाई की थी। मैंने उन्हें कोरा जवाब दे दिया है। पुलिस वाले इतने बाइख्तियार कैसे हो गए कि एजेंसियों के खिलाफ तहकीकात कर सकें? मैंने ताज्जुब से पूछा। वो ये जुर्रत नहीं कर सकते। उन्होंने इसे रस्मी छानबीन और मालूमात के बायमी तबादले का नाम दिया है। काम की बातें शुरू होते ही अव्वल खान तेजी से नॉर्मल होता जा रहा था। मालूमात के इस तबादले से वो क्या नताइज हासिल करना चाह रहे हैं? मैंने पूछा। किसी नामालूम आदमी ने एक हवाई फायर किया और गायब हो गया। कोई जख्मी हुआ और ना कोई और वारदात का कोई गवाह मिला। ये एक आम सा वाकया था। ऐसे वाकयात पर पुलिस ऐसी सरगर्मी नहीं दिखाती। अभी तक किसी ने मूसा की गुमशुदगी की FIR भी दर्ज नहीं करवाई। ये छानबीन रुस्तम के लाडले कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि मूसा इस वक्त किसकी तहवील में हो सकता है। रुस्तम के हाथ वाकई लंबे हैं, जब ही वो शहर में अपनी सिंडिकेट चला रहा है। बहुत अच्छा हुआ कि मूसा को तुम तीनों ने उठाया था। मेरे आदमी ये काम करते तो इसे कमरे से उठा कर लाते। इनकी कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड न होने के बावजूद पुलिस को होटल के अमले से पता चल जाता कि मूसा को ले जाने वाले सादे कपड़ों में दीदा दलेरी से आए थे। मैं इनकार नहीं कर सकता था। इन हालात में तुम मूसा को कब तक अपनी कैद में रख सकोगे? वो कोई मसला नहीं है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट मेरे सामने है। वो कम से कम 3 मर्दों और 1 औरत का कातिल है। अगर कानून उसे सजा नहीं देगा तो हमें कुछ सोचना होगा। उसे जिंदा छोड़ा गया तो कर्नल जमाल दस्ती का नाम एक मर्तबा फिर हर अफसर की तवज्जो का मरकज बन जाएगा। कर्नल बेचारा तो इस वक्त ओमान के किसी होटल में नौकरी पर चढ़ चुका होगा। मैंने हंसकर कहा, हर एक को यही बावर कराया जाना चाहिए ताकि यहां तुम्हारी तलाश की मुहिम ज्यादा जोर न पकड़ सके। उसने जवाबी मुस्कुराहट के साथ कहा। मूसा के लिए बदतरीन बात यही थी कि वो कर्नल जमाल दस्ती के नाम ही से वाकिफ नहीं था, बल्कि 3 मरतबा मुझे देख भी चुका था। उससे मेरा पहला सामना क्लब के लान पर हुआ था। दोबारा मैंने उसके सामने आकर उसे बसेरा जाने से रोका और तीसरी बार स्टेशन 4 के गार्ड रूम में इससे पूछताछ के लिए मुझे उसके सामने जाना पड़ा। वो अपनी जान बख्शी के लिए हमसे जितने भी वादे कर लेता उस पर एतबार नहीं किया जा सकता था। रुस्तम ईरानी एक खतरनाक सफेद पोश बदमाश था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसका कोई आदमी उसके हुक्म से सरताबी करे। जब तक मूसा हमारी खुफिया तहवील में था, रुस्तम को पूरी शद्दोमत से उसकी तलाश थी। एक मरतबा वो आज़ाद हो जाता तो रुस्तम हर कीमत पर यह जानना चाहता कि मूसा ने मुकर्रर वक्त पर बसेरा न पहुंचकर उसकी हुक्म अधूरी क्यों की थी। मूसा के लिए अपने बास का दबाव नाकाबिले बर्दाश्त साबित होता और वो हमसे किए हुए हर वादे को फरामोश करके पूरी कहानी उसके सामने उगल देता। रुस्तम के जरिए वो किस्सा मेजर बख्शी तक पहुंचता तो उसका यह शुबा यकीन में बदल जाता कि कर्नल जमाल दस्ती डैनी ही का दूसरा रूप है। वह मेरे लिए खतरनाक मोड़ होता
کیونکہ اوبرائن ڈی سینٹ نے کرنل جمال دستی کے روپ میں میرے فنگر پرنٹس سے حاصل کیے ہوئے تھے جو امریکی ریکارڈ کا ایک حصہ بن چکے تھے۔ میرے اصل روپ اور بہروپ کا ابہام یقین میں بدلتے ہی میرے لیے خطرات اور اندیشوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو سکتا تھا، جس سے بچنے کے لیے موسیٰ جیسے ہسٹری شیٹر اور قاتل کی بھیٹ دینے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اس بارے میں میری تائید حاصل کرنے کے بعد اول خان اپنے دفتر واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ویرا اپنے کمرے سے لوٹ آئی اور بولی، مکان کا بندوبست کرنے میں اول خان کو نظر انداز کر کے ہم نے سنگین غلطی کی تھی۔ اس کا سامنا ہوتی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس تذکرے پر بھڑک اٹھے گا۔ میں وہ قصہ سرے سے گول کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس میں کہکا لگانے والی کیا بات تھی؟ میں نے ناخوشگواری سے پوچھا۔ کم از کم میرے لیے وہ سچویشن ایسی ہی ہو گئی تھی۔ تم نے پوری بات بتانے کے لیے خلوص سے تمہید باندھی اور وہ تم ہی پر توڑا۔ وہ بہت بگڑ گیا تھا، تمہاری ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ غزالہ نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ تم نے بہت خوبصورتی سے بات سنبھال کر اسے اعتماد میں لیا ہے۔ کم از کم میرے ذہن پر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ بہت مخلص انسان ہے۔ اسے پے در پے جھوٹ بولتے ہوئے میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا۔ جھوٹ کا سہارا لیے بغیر اسے رام کرنا ممکن نہیں تھا۔ انجام بخیر ہو تو ہر بات جائز ہو جاتی ہے۔ تم نے جھوٹ بول کر اول خان کی دل جوئی کی ہے۔ یہ جھوٹ قابل ملامت نہیں، قابل احترام تھے۔ غزالہ نے تمہاری زبردست کلا بازیوں کے بارے میں مجھے ہر بات بتا دی ہے۔